अब मेरे खिलाफ ये कि भाई आपने धार्मिक भावनाएं पहुंचाई। इम्तियाज़ जलील वो शख्स है कि जब लोकसभा के अंदर मैं खड़े रहता था बोलने के लिए, तो मैंने कभी किसी की जात, धर्म और मज़हब के हिसाब से बात नहीं की। जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जहाँ पर भी कुछ ज़्यादती हो रही है, तो मैंने वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की। उस सबसे बड़ी अजीम, जो सबसे बड़ा हमारा, जैसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ पर मैंने आवाज़ उठाई। और जो समाज आज मेरे ख़िलाफ़ खड़े रह के, उनके कुछ चंद लोग मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के अंदर अपने इस समाज के बारे में किसी उनके समाज के नेता ने आवाज़ नहीं उठाई थी जितनी मैंने उठाई थी। और मैंने लोकसभा के अंदर क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, इस मुल्क को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गए, लेकिन क्या हम ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हम अपने दलितों भाइयों को आज एक समान अधिकार और समान हक दे रहे हैं? क्या हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जुल्म और ज्यादती, ऑपरेशन अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है? सरकार के अंदर बैठकर आप ये कहेंगे कि हाँ ये पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन आप झूठ कहेंगे। और मैं विपक्ष में बैठकर अगर ये कहूंगा कि हाँ ये अब भी जारी है, तो आप कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं। लेकिन हकीकत यह है, ना आप ना मैं, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 के अंदर एक फैसला सुनाया। वो फैसला क्या था? द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रोल्ड बैक एन अर्लियर रूलिंग which made an inquiry mandatory before any arrests were made under the SC/ST Prevention Atrocities Act on the ground that caste discrimination and untouchability still persists in this country. ये सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क की सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑब्जर्व किया है कि इस मुल्क के अंदर आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कहा है, द कोर्ट सेड दैट the bench also noted that crimes and atrocities against the Dalits had shown a disturbing rise in recent years. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अध्यक्ष महोदय, जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आ रहा था और यहां पर इस सदन के अंदर चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसके खिलाफ हमें कानून लाने की जरूरत है। आपने कानून लेकर आए, लेकिन क्या ये बुराई जो समाज की थी ये खत्म हो गई? दलितों के खिलाफ, SC/STs के खिलाफ तो इतना सख्त कानून है, लेकिन क्या वजह है कि 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इट इज एन अलार्मिंग राइज कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स एंड SCs आर ग्रोइंग इन दिस कंट्री। आपने कानून तो लेकर आ गए थे, और आए दिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अंदर हम किसी न किसी जगह से इस तरह की खबरें पढ़ते रहते हैं? लीजिए एक उदाहरण के तौर के ऊपर, in Nirbhaya like case in Gujarat, a Dalit woman raped and killed. In a shocking Nirbhaya like case has emerged in North Gujarat. ये जनवरी 2020 का है, where a 19-year-old Dalit woman was allegedly kidnapped, gang raped and murdered before a body was hanged from a tree to make it look like a suicide. ये जनवरी 2020 का है। उत्तराखंड के कोट गांव के अंदर की एक घटना है। A group of upper caste men allegedly beat up a 21-year-old Dalit resident named Jitendra so badly that he died 9 years later. उसका गुनाह क्या था पता है? वो एक शादी के अंदर गया था, और उस शादी के अंदर उच्च जाति के लोग जहां पर बैठे थे, उसी कुर्सी के ऊपर वो बैठकर खाना खा रहा था। उसे इस तरह से पीटा गया कि वो लड़के की जान चली गई कि तू हमारे साथ बैठकर कैसा खा रहा है करके। ये घटना BBC ने रिपोर्ट करी है, सारे अखबारों के अंदर, सारी टेलीविजन के अंदर आई है। अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो यही बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कितने करोड़ रुपए सोशल जस्टिस को दिए गए हैं, इंसाफ के नाम के ऊपर SC/STs को कितना पैसा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि अगर आप आज 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर दे, और अगर हमारी मानसिकता और अगर हमारी सोच नहीं बदले, तो मेरे हिसाब से वो 1 लाख करोड़ क्या 10 लाख करोड़ भी कोई मायने नहीं रखेंगे। अगर इस समाज के खिलाफ, अगर हमारे देखने का नजरिया, उनकी तरफ हमारी जो देखने की नजरिया है वो अगर नहीं बदलेगा, तो कोई पैसा मायने नहीं रखेगा। बजट के अंदर इस बात के फैसले लिए जाते हैं कि कितना पैसा आ रहा है। क्या यह हकीकत नहीं है कि दलित समाज का आज भी एक ऐसा वर्ग है जो पढ़ना चाहता है? अध्यक्ष महोदय, मेरे घर में जो काम करने वाली बाई है, जिसे हम मौसी कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर मौसी किसे कहते हैं? अपनी माँ की बहन को मौसी कहते हैं। उसकी 2 बच्चियां हैं, एक 19 साल की है, एक 21 साल की है, पढ़ना चाहती है। मेरे घर में उसकी माँ काम करती है, लेकिन आए दिन उसका पति
इस बेरहमी के साथ उन बच्चियों को मारता है, उसकी पत्नी को मारता है, क्योंकि आज इस मुल्क की यह सच्चाई है कि एक तरफ आप उनके नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपए की स्कीम दे रहे हैं और दूसरी तरफ हर दलित बस्ती के अंदर एक शराबखाना खोला जाता है, देसी दारू की दुकान खोली जाती है। मैं यहां पर सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा, अगर सही मानों में आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, जिनकी वजह से आज ये चर्चा इस सदन के अंदर हम कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शराब से, नशे से दूर रहो। अगर सही मानों में कोई फैसला करना है तो सरकार ने यह फैसला करना कि किसी भी दलित के मोहल्ले के अंदर, उसकी गली के अंदर कोई देसी दारू की दुकान नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी मुसलमानों के बारे में कहा गया, इसी सदन के अंदर मेरे पार्टी के अध्यक्ष अवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को हज की सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए। हम भी इस बात की तायीद करते हैं कि नहीं मिलनी चाहिए, यह हमारा धार्मिक कार्य है, इसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने सरकार से यह अनुरोध किया था कि 700 करोड़ रुपया जो हर साल आप हज की सब्सिडी के नाम के ऊपर खर्च करते हैं, वो पैसे से आप मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलिए। आपने जितना सुनना था उतना सुन लिया, आपने हज की सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन एक भी मुसलमानों के लिए स्कूल नहीं खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज हमको दलित समाज की भलाई के बारे में, अध्यक्ष महोदय सिर्फ 1 मिनट, अध्यक्ष महोदय, अगर आज हमको दलित समाज की भलाई के बारे में यह करना है तो उनको एजुकेशन के अंदर प्रमोट करने की जरूरत है, डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप देने की जरूरत है। यह नहीं है कि इतना पैसा उन्हें दो, इतने में जितने बच्चे आएंगे, वैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जितने बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उन सब के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप खोलिए, वरना अध्यक्ष महोदय सिर्फ 30 सेकंड, अध्यक्ष महोदय, ये इतनी आसान बात नहीं है, यह ऐसा वायरस नहीं है कि कोई मंत्री रोड के ऊपर खड़े रहेगा और ये कहेगा गो करोना गो, करोना गो, गो करोना गो, और ये कोरोना चले जाएगा। पूरी दुनिया इससे परेशान है। अगर दलितों को सही मानों में अगर हमें इंसाफ दिलाना है तो एक बहुत ईमानदार कोशिश की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि सरकार ये ईमानदार कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।